अगर आप आईपीओ मार्केट की तस्वीर जानना चाहते हैं और किस तरह की ग्रोथ स्टोरी छोटे शहरों से निकल के आ रही है और कैसे आने वाले समय में छोटे शहरों की कंपनियां बड़ी कंपनियां बनने वाली है, इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने आईपीओ एडवाइजर, मर्चेंट बैंकर यहाँ पर मौजूद है। रजत वैद्य साहब हैं। रजत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। सर, राजस्थान से काफ़ी लिस्टिंग हो रही है। सेमीज प्लेटफॉर्म पे ही मैं देख रहा हूँ कि 25 से ज़्यादा कंपनियां सिर्फ राजस्थान की लिस्ट हो गई है। क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या कौन कौन से ऐसे सेक्टर आपको लग रहा है जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है लिस्ट होने की? जी ज़रूर। राजस्थान ने पिछले 5 से 7 साल में मैं ये कहूँगा कि बहुत एक माइंडसेट चेंज देखा है। पहले जहाँ पे राजस्थान की कंपनीज एक, जिसे कहना चाहता हूँ मैं कि अंदर से तो बहुत मजबूत थी, बट वो अपनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा, जिसे मैं कहूँगा कि बुक्स पे नहीं इतना कंफर्टेबल होती थी। लार्जली राजस्थान की कंपनी टूरिज़्म में, ज्वेलरी में, टेक्सटाइल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है राजस्थान के प्रमोटर्स का। लेकिन पिछले 5 से 7 सालों में एक माइंडसेट चेंज हुआ है जहाँ प्रमोटर्स को लगता है कि नहीं, हमको भी एक क्रेडिबिलिटी चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उनकी भी इच्छा है कि हमारी कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए और मार्केट वैल्यूएशन का, मार्केट कैपिटलाइजेशन का उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। आज एक अच्छा टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए, डीलर सप्लायर्स के अंदर अपना कंट्रोल, अपना एक विश्वास बनाने के लिए भी कंपनीज को लिस्टिंग ज़रूरी है। तो पिछले 5 से 7 साल में राजस्थान में एक माइंडसेट चेंज हुआ है। अब बहुत सारी कंपनीज ज्वेलरी सेगमेंट से, आपके टेक्सटाइल सेगमेंट से राजस्थान में आगे बढ़ रही है। एसएमई, मेन बोर्ड दोनों ही अप्रोच कर रही है, मार्केट से पूंजी जुटा रही है, फंड रेज कर रही है और आगे की अपनी ग्रोथ का आयाम तय कर रही है। कौन से सेक्टर आपको लग रहा है कि ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, उस सेक्टर की कंपनियों को आगे आना चाहिए और लिस्टिंग का फ़ायदा उठाना चाहिए इस प्लेटफॉर्म का और नए ग्रोथ के नए एरा की तरफ 2.0 की तरफ बढ़ना चाहिए? ज़रूर। देखिए, मेरे ख्याल से राजस्थान के अंदर अभी जो कंपनीज है, 2 तरह से डिवाइडेड है। एक न्यू एज कंपनीज है, जो टेक बेस्ड कंपनीज जिन्हों की राजस्थान में जड़ है, जैसे कार देखो है, इंश्योरेंस देखो है, काफ़ी कंपनीज यहाँ से निकली है। एयू बैंक है, यहाँ से बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी बन गई है। ग्रेविटा यहाँ की काफ़ी बड़ी कंपनी है। मुझे लगता है कि दूसरे सेगमेंट में जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, रियल एस्टेट की, ज्वेलरी की, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, इनकी बहुत राजस्थान में अच्छी प्रेजेंस है। इन सेगमेंट से कंपनीज अब आगे आ रही हैं और जीएसटी और इन सभी तरह के रिफॉर्म्स के चलते अब ये कंपनी बुक्स पे भी स्ट्रॉन्ग बनती जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि ज्वेलरी कंपनीज का एक बहुत अच्छा स्कोप है आगे राजस्थान के अंदर। फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत अच्छा स्कोप है राजस्थान के अंदर। और इसी के साथ में जो केपीओ इंडस्ट्री है, जहाँ पे राजस्थान की काफ़ी कंपनीज हैं जिन्होंने केपीओ के अंदर अपनी एक बैक ऑफिस के तौर पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करी है, उनका भी मुझे सुनहरा भविष्य आगे लगता है, जो आगे बढ़ रही हैं आईपीओ के लिए। ओके, जो चैलेंजेज या जो मिथ है उसको दूर कीजिए, जो उनको लग रहा है कि नहीं मुझे दूर रहना चाहिए, कंप्लायंस का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दूसरे शेयर होल्डर आएंगे तो उनकी डिमांड अलग होगी, वो भी डर रहता है छोटी कंपनी में। क्या इस डर को कैसे दूर करें और जो उनकी उलझने हैं उनको दूर कीजिए आप अपने शब्दों में? देखिए, ये डर छोटी बड़ी दोनों कंपनीज के अंदर है। एक 1000 करोड़ रुपए के टर्नओवर की प्रमोटर की कंपनी को भी लगता है कि नहीं, हमारा कंट्रोल चल जाएगा, वो लगता है कंप्लायंस का बोझ आ जाएगा। मुझे लगता है जिस हिसाब से हम एज ए मर्चेंट बैंकर इंडस्ट्री को देखते आ रहे हैं, मोटा मोटा अब लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट, पब्लिक सब कंपनीज में कंप्लायंस इंडिया में बराबर ही हैं। लिस्टेड होने से एक एडिशनल कंप्लायंस जो आप एक्सचेंजेस का, सेबी का कर रहे हैं, उसके साथ में आपको वैल्यूएशन, क्रेडिबिलिटी, विजिबिलिटी, फंड रेजिंग के नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलती हैं। ये एक नया डायमेंशन ओपन होता है। तो कंप्लायंस का मुझे लगता नहीं कि ऐसा बर्डन है। सीएस इनकी टीम काफ़ी, अगर आपकी इक्विप्ड है तो ये कंप्लायंस इतना बड़ा ट्रबल नहीं होता है। एक्सचेंजेस भी काफ़ी आजकल हैंड होल्डिंग करती है। दे आर मोर लाइक अ वॉच डॉग, नॉट मोर फ्रॉम अ ऑडिटर परस्पेक्टिव। और मुझे लगता है कि जो दूसरा फियर है प्रमोटर्स का, वो धीरे धीरे अब जा रहा है कि भाई हमारा कंट्रोल खो जाएगा। मुझे लगता है कि आप कंपनी का जब आईपीओ लेके आते हैं तो पब्लिक शेयरहोल्डर्स को अपने ग्रोथ के अंदर ओनर्स बनाते हैं। वो कोई भी पब्लिक शेयरहोल्डर आके आपके ऑपरेशंस के अंदर, आपके ओनरशिप के अंदर इंटरफेयर नहीं करता। ऑफ कोर्स हर एक पब्लिक शेयरहोल्डर आपका ओनर ही है, लेकिन ये बिजनेस के इंटरफेरेंस में नहीं, बिजनेस का प्लान, बिजनेस के स्ट्रेटेजी डिसीजन विद इन द कंप्लायंस फ्रेमवर्क प्रमोटर के ही रहते हैं। तो ये फियर अब नहीं है। अब प्रमोटर्स ये धीरे धीरे समझने लगे हैं कि एक 100% ओनर बनने रहना एक अनलिस्टेड कंपनी का वो ज़्यादा वैल्यूएबल है या फिर एक लिस्टेड कंपनी का 75% ओनर बनना ज़्यादा वैल्यूएबल है। ओके, लिस्टिंग के 3 फायदे बता दीजिए। जो भी कंपनीज, जो भी यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि मैं भी लिस्ट हो जाऊँ, वो सपने देख रहे होंगे, वो सपना पूरा करने पर उन्हें क्या क्या फ़ायदा होगा? 3 ऐसे फ़ायदे उनको बताइए। देखिए, ऐसे तो मैं 30 फ़ायदे लिस्टिंग गिना सकता हूँ। मुझे लगता है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि जिस हिसाब से बिजनेस का एनवायरनमेंट डायनेमिक होता जा रहा है, कंपनीज को फंड रेजिंग के लिए नए चैनल्स ओपन करने पड़ेंगे। वो
ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल और प्रमोटर की फंडिंग के भरोसे नहीं रह सकते। तो आने वाले समय में लिस्टेड कंपनियां ही हैं जिनके पास एक डिफरेंट वेज ऑफ रेजिंग मनी है। वो लिस्ट होते टाइम आईपीओ से पैसा जुटा सकती हैं, बाद में राइट्स इशू कर सकती है, क्यूआईबी कर सकती है, प्रेफरेंशियल कर सकती हैं, उनकी बैंकिंग फंडिंग ईजी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जिस कंपनी को लोग ग्रोथ के लिए आगे पैसे की आवश्यकता लगती है, उनको लगता है कि आने वाले 2, 3, 5 साल में हमारा ग्रोथ प्लान है, उसके लिए हमको बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी, उनको डेफिनेटली लिस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि एक जो विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी का एडवांटेज है, जो कि आप राजस्थान बेस्ड एक कंपनी है लेकिन उसकी पहचान अपनी सिटी के दायरे के बाहर नहीं है। हाँ। आज वही कंपनी जब लिस्ट होती है तो उसकी विजिबिलिटी अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोब बनती है, क्योंकि बीएससी एनएससी लिस्टेड कंपनीज को अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैक किया जाता है। तो मुझे लगता है विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी आपके बिजनेस में विश्वास लाती हैं, आपको नए कस्टमर सप्लायर से जोड़ती हैं, आपके टीम में नया विश्वास आता है, आपके बैंकर्स को आप पे ज़्यादा विश्वास होता है। तो क्रेडिबिलिटी सिर्फ स्क्रीन पे आपका नाम लाना ही नहीं, बट मुझे लगता है कि क्रेडिबिलिटी और आपका जो विजिबिलिटी है ये आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करती है। ओके, यानी एक तो ग्रोथ कैपिटल तो मिलता ही है, स्किल सेट ऑफ चीज़ें आ जाती है, फिर आपकी जो रीच है वो बियॉन्ड बाउंड्री, जो राजस्थान के हैं तो राजस्थान तक नहीं, ऑल इंडिया और बियॉन्ड इंडिया भी जाके जाती है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। चैलेंजेस क्या है आपको लग रहा है कि आईपीओ मार्केट के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? जो लिस्ट होना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कतें क्या होती है उनके रास्ते में? देखिए, चैलेंजेस मुझे लगता है कि जो कंपनीज अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग टीम लेके चलती हैं, जिन्होंने आईपीओ की तैयारी करी है, यानी अगर उनको लगता है कि 1 साल बाद आईपीओ लेके आना है और वो अभी तैयारी चालू कर देती हैं अपने ऑडिटर के साथ में, अपने एडवाइजर के साथ में, अपने कंपनी सेक्रेटरी के साथ में, तो मोटा मोटा उनके कंप्लायंसेस रेडी हो जाते हैं। जिन कंपनीज ने पहले कंप्लायंसेस बहुत फोकस नहीं रखा और एक नेम सेक के लिए वो कंप्लायंस चल रहा था, जैसे कि नॉर्मली इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंप्लायंस बहुत फोकस नहीं होता, बिजनेस को प्रमोटर ज़्यादा प्रायोरिटी पहले देते हैं, उनको आईपीओ के प्रोसेस में थोड़ा सा कंप्लायंस का चैलेंज आ सकता है, क्योंकि आईपीओ के प्रोसेसेस बहुत ही डीप होते हैं। सेबी की गाइडलाइंस जो है वो बहुत ही कंप्लायंस में हर चीज़, क्योंकि इन्वेस्टर्स पब्लिक के तौर पर जुड़ रहे हैं, तो सेबी इंश्योर करना चाहती है, एक्सचेंजेस इंश्योर करना चाहते हैं कि कंपनी कंप्लायंट हो हर तरीके से। तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस फ्रेमवर्क वाली कंपनी के लिए आईपीओ की जर्नी आसान है। और बाकी तो मार्केट की अनसर्टेनिटी है, मार्केट ने अप भी देखे, डाउन भी देखे हैं। मुझे लगता है कि कंपनीज तैयारी अपनी पूरी रखें और राइट विंडो के अंदर अपना आईपीओ के लिए आगे बढ़ें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आपने तमाम मुद्दों पे और ऐसी एसएमईज कंपनियां, छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां भी जो लिस्टिंग की तैयारी कर रही है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और उनके लिए जो चैलेंजेस है वो भी बताया देंगे। हो सकता है ये सलाह आपको पसंद आए होगी। मर्चेंट बैंकर है, आईपीओ एडवाइजर्स है, इस तरह की सलाह की बहुत ज़रूरत है, जिनको ग्रोथ कैपिटल चाहिए, विजन चाहिए, क्रेडिबिलिटी चाहिए और बियॉन्ड बाउंड्री जाने की जिनकी ललक हो, सपने देखते हो, उन सपने को अगर पूरा करना है तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।